हाँ जी, स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हिस्टोरिकल एनालिसिस में बहुत स्पेशल चीज़ करने वाले हैं, डैट इज़ अबाउट द आज़ाद हिंद फौज। आज का दिन है 21 अक्टूबर और आज के दिन नेताजी ने क्या चीज़ अनाउंस की थी। 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को यहाँ पे अनाउंस किया था। उसका जो सेकंड फेज़ था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट अनाउंस कर दी थी सिंगापुर में कि ये गवर्नमेंट जो है एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगी आज़ादी के बाद इंडिया को। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो ये आज ही के दिन हुआ था 1943 में, जब नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने का यहाँ पे काम किया था। अब देखो, आज़ादी की जहाँ पे बात है तो यहाँ पे सिर्फ एक इंसान का, एक ऑर्गेनाइजेशन का हम ये नहीं कह सकते कि रोल है। सबका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है। कांग्रेस का अपना कंट्रीब्यूशन है, महात्मा गांधी का अपना कंट्रीब्यूशन है, रेवोल्यूशनरीज का अपना कंट्रीब्यूशन है, आईएनए का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी बड़ा है। क्योंकि आईएनए जब बनती है, जब एक्चुअली प्रॉब्लम आती है विद इन द इंडियन आर्मी, जब वो बगावती सुर अपने अपना लेती है, उसके बाद समझ में आना शुरू हो जाता है ब्रिटिश को कि अब इंडिया में टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल और महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि बहुत तगड़े इन्होंने कैंपेन्स किए, हालांकि सिचुएशन बिल्कुल इनके खिलाफ थी। एज पी ओ डब्ल्यूज इनको रख लिया गया था बाय द जापानीज़ एम्पायर, जिसके ऊपर हम आने वाले हैं। तो उसके बाद इन इंडिया को आज़ाद कराने के लिए जो इन्होंने बहादुरी से नॉर्थ ईस्ट से जो इन्होंने कैंपेन्स किए, हालांकि डिफीट हो गए थे, तो उसकी मिसाल से इंडिया को आज़ादी मिलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। उसके बाद समझ में आ गया था कि इंडियंस जो हैं आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो स्टेट अवे थोड़ा अब आज़ाद हिंद फौज की हम देखने वाले हैं हिस्टोरिकल एनालिसिस यहाँ पे क्या है। जिसके दो फेजेस यहाँ पे होंगे। तो पहले भी लीडर्स आएंगे जो कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करेंगे, आईएनए को बनाने का काम करेंगे। तो वर्ल्ड वॉर टू के से लिंक काफ़ी तगड़े हैं, तो उसकी भी थोड़ी बात करेंगे हम। अब जब भी आईएनए की बात होती है, आज़ाद हिंद फौज की बात होती है, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक चेहरा याद रखना है, डैट इज़ राश बिहारी बोस, जो यहाँ पे देख पा रहे हो। अब राश बिहारी बोस जो है वो 1911 में ही जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, उनकी लाइफ के ऊपर अटेम्प्ट कर चुके थे। ठीक है, उनको मारने का अटेम्प्ट, असासिनेट करने का अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुके थे। 1911 के बाद फिर उनको देश से भागना पड़ा। बाद में वो जापान चले गए थे और जापान में सेटल हो गए थे। जापानीज़ लड़की से भी शादी कर ली थी। लेकिन सबसे पहले इन्होंने जापानीज़ के कांटेक्ट में आके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई। तो याद रखना, आज़ाद हिंद फौज का जो प्रीडिसेसर है, उससे पहले जो चीज़ होती है, डैट इज़ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो जब भी आज़ाद हिंद फौज की बात होगी, आईएनए के पहले फेज़ की बात होगी, दिस इज़ फेज़ वन, ऑलवेज रिमेंबर। क्योंकि जो पहला फेज़ है ये 1940, 41, 42 के आसपास बनता है। ठीक है, ये तब बनता है जब मोहन सिंह और राश बिहारी बोस इकट्ठे होकर डिसाइड करते हैं कि ब्रिटिश हमको हमारे हाल पे छोड़ चुके हैं और हमें इंडिया को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, जापानीज़ के साथ मिलके। ठीक है, तो सबसे पहले जो जापान के साथ हाथ मिलाने का काम करते हैं वो करते हैं राश बिहारी बोस, उसके साथ मोहन सिंह भी आ जाते हैं। तो फर्स्ट फेज़ ऑफ आईएनए यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हो क्या रहा है, आईएनए कहाँ से बनती है, वो सोल्जर्स कौन थे, कौन सी लड़ाई चल रही है। याद रखना, ये जापानीज़ कैंपेन था जो कि प्राइमरली हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी हो रही है। तो यू कैन क्लियरली सी हेयर, ये आप जापान तो इतना सा पोर्शन है, लेकिन ये जो सारा रेड आप देख रहे हो, इवन टिल टिल बर्मा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारे एरियाज किसके पास आ गए थे, किसने कब्जा कर लिए थे, डैट इज़ द जापानीज़ एम्पायर। जापानीज़ एम्पायर अपने आप को बहुत ग्रेट समझते थे, और सही कहें तो उनकी ताकत भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से याद रखना, एक्सेस पावर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था जापानीज़। ठीक है, जो जापानीज़ एम्पायर था पहले, आज का जापान नहीं था, उनका झंडा भी अलग था जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। सो इट वाज जापानीज़ एम्पायर। तो जापानीज़ एम्पायर की यहाँ पे डायरेक्ट लड़ाई किससे हो रही थी, ब्रिटिश। और ब्रिटिश के एंड पे कौन लड़ रहे थे, दी इंडियन सोल्जर्स। तो जापानीज़ एम्पायर वर्सेस ब्रिटिश जब हो रहे थे, लड़ाई हो रही थी, तो याद रखो सिंगापुर में जब लड़ाई हो रही थी तो काफ़ी जो ब्रिटिशर्स हैं वो हारने के बाद जापानीज से छोड़ छोड़ के भाग रहे थे इंडियन सोल्जर्स को। तो इंडियन सोल्जर्स जापानीज एम्पायर के क्या बन गए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर। उन्होंने उनको बंदी बना लिया था, प्रिजनर ऑफ वॉर, पीओडब्ल्यूज। पीओडब्ल्यू बनना वैसे बड़े दुर्भाग्य की बात हम कह सकते हैं, लेकिन जापानीज एम्पायर के पीओडब्ल्यूज बन गए थे। वो ब्रिटिश सोल्जर नहीं थे, वो इंडियन सोल्जर थे जो कि
ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे। ब्रिटिश भी यहाँ पे एम्पायर बना के बैठे हुए थे, जैसे कि जापानीज एम्पायर था, ठीक है। तो दे वर द इंडियंस। उसके बाद यहाँ पे इंडियंस ने सोचा कि जापानीज के साथ हमारी तो डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो ब्रिटिश के बिहाफ पे लड़ रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अब जापानीज भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि इंडियंस का सपोर्ट हम ले सकते हैं, इनसे डायरेक्ट इनसे क्यों लड़ना है, ठीक है। तो जापानीज और यहाँ पे जो इंडियंस हैं, ठीक है, इकट्ठे होते हैं। रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, इसमें प्रीतम सिंह भी शामिल होते हैं, प्रीतम सिंह, और बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि जितने पीओडब्ल्यूज हैं उनकी फ़ौज बनेगी और वो जापानीज़ के साथ इंडिया के ईस्टर्न इलाके से धावा बोलेंगे और ब्रिटिश के जो पैर हैं वो वहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, ब्रिटिश एम्पायर को उखाड़ फेंकेंगे थ्रू एन आर्म्ड रिवोल्ट, जब आज़ाद हिंद फौज बन जाएगी, इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ पे बन जाएगी। उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी थे वो वहाँ पे नहीं आए थे, तो यहाँ पे रास बिहारी बोस और मोहन सिंह जो हैं इनके पास कमांड थी। तो जापानीज़ और इंडियन मिलकर ब्रिटिश को हराने की यहाँ बात कर रहे थे। हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं कि जापानीज़ एम्पायर का जो एक्सटेंट है वो लगभग इंडिया तक पहुँच गया, बर्मा तक इन्होंने कैप्चर कर लिया था, तो इनकी पावर कम नहीं थी। पर्ल हार्बर के अटैक के बाद यूएसए को इन्होंने उकसा दिया था, काफ़ी बचकाना हरकत थी वैसे तो वो, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से जो सिचुएशन है वो पीओडब्ल्यूज के रिगार्डिंग बनती हुई दिखती है, जिसके बाद पहला फेज जो है वो शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कॉन्टेक्स्ट कौन सा है। ये कॉन्टेक्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 है, जब अलाइड और एक्सिस पास आपस में लड़ रहे हैं और जापानीज एम्पायर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हैं सिंगापुर वाले एरिया में, ठीक है। तो ये यू कैन सी हियर, तो इस तरीके का मैप उनका होता था। मतलब ये जो रेज आप देख रहे हो जापानीज एम्पायर का मैप था ये, ठीक है। बाद में जापान ने डेफिनेटली बदला इसको। ये है कैप्टन मोहन सिंह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लीडर थे फर्स्ट फेज ऑफ द आईएनए, ठीक है, जब ऑब्वियसली नेताजी नहीं एंटर हुए थे। तो यहाँ पे रास बिहारी बोस जी की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर ली। तो 1942 में यहाँ पे सितंबर में ये चीज़ फाउंड की जाती है। इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि जापान और इंडियंस मिलके यहाँ पे डायरेक्टली किसके साथ लड़ने वाले हैं, वो ब्रिटिश के साथ लड़ने वाले हैं फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट के में होता हुआ आपको नज़र आएगा। और लेकिन हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि ठीक है, जापानीज़ अगर इंडिया में आ गए, उन्होंने ब्रिटिश के पांव उखाड़ दिए, तो उसकी क्या गारंटी है कि जापान इंडिया को इन्वेड नहीं करेगा और जापान इंडिया को अपना एक गुलाम नहीं बनाएगा। जापान ने ऑलरेडी ईस्ट एशिया के काफ़ी कंट्रीज़ को अपने अधीन कर लिया था, कोरिया उनके अंडर था, चाइना का बहुत पार्ट उनके अंडर थे, काफ़ी आइलैंड्स उनके अंडर थे। तो यहाँ पे क्या गारंटी थी इस बात की। तो जापानीज़ के ऊपर ट्रस्ट क्यों कर रहे थे इंडियंस, ट्रस्ट किया जा सकता था, नहीं जा सकता था। तो इस चीज़ के लिए एक डेक्लरेशन, एक स्टेटमेंट यहाँ पे लेते हैं इंडियंस, जो कि वहाँ वहाँ के जो लीडर थे टोजो, तो टोजो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमारा कोई यहाँ पे इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइन नहीं है इंडिया पे, इंडिया को हम कब्ज़ा करने के लिए नहीं आएंगे। सो देर इज़ नथिंग जो कि ऐसी चीज़ जो कि हो सकती है, ठीक है। तो आप हमारे इस तरीके से हमारे मतलब आइडियाज़ को आप नेगेटिवली मत लीजिए कि हम आपके ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाएंगे, ब्रिटिश को हरा के हम खुद आपके ऊपर आ जाएंगे। सो टोजो डिक्लेरेशन आती है कि आप हमसे डरिए मत। तो ये एक रीअश्योरेंस या अश्योर करने वाली बात होती है कि डरो मत, हम आपके साथ हैं। और उनको खदेड़ने का ये हमारा मकसद है, जो कि ब्रिटिश है यहाँ पे, क्योंकि वो अलाइड पावर्स हैं। और याद रखना, जब इवन हार जाते हैं जापानीज़, जर्मनी और इटली वगैरह हार जाते हैं, उसके बाद जापानीज़ ही थे जो लास्ट तक बचे हुए थे, ठीक है। तो इनकी हिम्मत की है वो काफ़ी दात यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन ज़िद्दीपन हम कह सकते हैं, जापानीज़ एम्पायर का जो एक हम कह सकते हैं हवाई महल जो बना रखे थे कि इनको दुनिया में हरा नहीं सकता, वो सारी चीज़ें बाद में टूटती हुई नज़र आएंगी। लेकिन अब याद रखना, जब इंडियंस हारे, ठीक है, तो उनके साथ ट्रीटमेंट कोई बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। जो पीओडब्ल्यूज़ बनाया गया, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया बाय द जापानीज़, तो काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें आई, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, छोटे छोटे गंदे गंदे काम उनसे करवाए गए, ठीक है। और अपने मतलब की भी चीज़ें बाय द जापानीज़ करवाई गई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इंडियंस ने क्यों ज्वाइन की इंडियन नेशनल आर्मी, वो इसलिए ज्वाइन की क्योंकि नेशनलिज्म नस नस में भर चुका था, ठीक है। नेशनलिज्म ऑलरेडी बहुत बहुत भर चुका था, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी थी, क्विट इंडिया मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी,
और उसका रादर फेज चल ही रहा था। क्विट इंडिया मूवमेंट का भी यही फेज है 1942, ये भी चीज़ याद रखना। सारी चीज़ें साइड बाय साइड यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। और जब ब्रिटिश इनको छोड़ के इंडियन सिपाहियों को, सोल्जर्स को छोड़ते हुए वापस जा रहे थे, तो वहाँ पे धोखे की जो फीलिंग थी, बिट्रेयल की जो फीलिंग थी, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी। उनको लग रहा था कि अगर जापानीज इंडिया में घुस आए, अगर वो इन्वेड करते हैं, तो कितनी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। ये हमें हमारे ही हाल पे छोड़ के चले जाएंगे, इनका तो क्या जाएगा, ये अपने ब्रिटेन चले जाएंगे, हम दिक्कत में आ जाएंगे। हमारा डिफेंस अभी हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि हम ब्रिटिश के अधीन थे, ठीक है। और जापानीज अट्रॉसिटीज़, जापानीज भी कम नहीं थे। जापान की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कोरिया, चाइना में इन्होंने बहुत एट्रॉसिटीज़ की हैं, बहुत लोगों को मारा है, लेडीज़ के रेप किए हैं, ठीक है। जो चाइना और कोरिया की अगर बात करते हैं और भी एरियाज़ की, तो इनकी भी एट्रॉसिटीज़ कम नहीं थी। जापानी भी यहाँ पे कम नहीं थे, ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। वो तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात हो गई है, अदरवाइज जापानीज थ्रेट भी काफ़ी रियल था एक टाइम पे। अब लेकिन होता क्या है, अब अग्रीमेंट तो हो जाता है, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, ये जापान इंडिया की यहाँ पे पार्टनरशिप तो हो जाती है, लेकिन लीडरशिप को लेके POW जो कि इंडियंस हैं यहाँ पे, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाएगा, ठीक है, उनको कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जापान एक्चुअल में कितनी हेल्प करता हुआ दिख रहा है, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। तो डिसएग्रीमेंट की वजह से जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी रास बिहारी बोस की, और जो पहला फेज हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसको यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी का जो ये पहला फेज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बात यहाँ पे नहीं बनती है, हालांकि काफ़ी प्रॉमिसिंग चीज़ लग रही थी, लेकिन उसके बाद इसको पूरे को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि जापानीज़ डिज़ाइंस भी यहाँ पे कोई बहुत अच्छे नहीं थे, जापान भी यहाँ पे मिसयूज़ करने का काम कर रहा था। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत दिक्कत वाली बात थी। एक तरफ देखो तो ब्रिटिश थे, दूसरी तरफ देखो तो जापानीज़ थे। अब जापानीज़ के साथ पार्टनरशिप तो कर ली, लेकिन बहुत वहाँ पे हरासमेंट है इंडियंस को तब भी यहाँ पे फेस करनी पड़ रही थी। हालांकि जापानीज़ सपोर्ट कुछ फॉर्म में तो मिला, जिसकी वजह से जो इम्फॉल या फिर कोहिमा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ तक ये लोग कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स की, डैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी कांग्रेस के साथ या महात्मा गांधी के साथ इस बात पे अनबन रहती थी कि हमें ब्रिटिश का यहाँ पे बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए, कोई कंडीशन, नॉन कंडीशन नहीं होनी चाहिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, जब ब्रिटिश मुसीबत में है तो ब्रिटेन के जो दुश्मन है उनका साथ हमें लेना चाहिए। बहुत क्लियर बात उन्होंने की थी, उनका साथ हमें लेना चाहिए, जर्मनी का साथ हमें लेना चाहिए, और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए जो वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे दे रहा था। तो ये चीज़ बाकी कांग्रेस में ना बाकी प्रोमिनेंट लीडर्स नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि पहले जर्मनी को हरा लेने दीजिए, उसके बाद देख लेंगे। और ये मतलब एक, ये आप कह सकते हैं कि एक अजीब सा डबल माइंडेडनेस उनके मन में था। ब्रिटिश को हराना भी चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश को नहीं भी हराना चाहते थे, क्योंकि जर्मनी उनके आगे थ्रेट था। बट इन्होंने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं जर्मनी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें पहले अपने देश की सोचनी चाहिए। जो कि अगर आप देखो आज के भी हिसाब से रियल पॉलिटिकल वर्ल्ड, जो कि बिस्मार्क की यहाँ पे थ्योरी है, रियल पॉलिटिक्स। अब इसके हिसाब से क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट ही सुप्रीम है। ये जो फ्रेंड्स होते हैं इंटरनेशनली, ये परमानेंट नहीं होते। सो नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र यहाँ पे रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा स्टेप लिया। इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था, बाद में वहाँ से भाग के सिंगापुर जाते हैं, पहले तो जर्मनी जाते हैं, ठीक है, याद रखना, पहले जर्मनी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बात नहीं बनेगी। उसके बाद जापानीज़ के साथ ये हेल्प लेते हुए आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस यहाँ पे जो किया है इन्होंने, ठीक है, उसकी काफ़ी दात यहाँ पे देनी पड़ती है। या जैसे आप देख सकते हैं कि जर्मनी की लीडर्स के साथ इनकी काफ़ी मीटिंग्स हुई, ये काफ़ी ट्रैवल इन्होंने किया पूरे एशिया से, ख़तरनाक रास्तों से होते होते जर्मनी के साथ जाके मिले। और हम ये भी देखते हैं कि हो भी सकता था, अगर जर्मनी को इनका प्लान पसंद ना आता तो जर्मनी भी इनको कैद वैद कर सकती थी, ठीक है। लेकिन जर्मनी ने यहाँ पे एश्योर किया कि वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन होता क्या है कि बात नहीं बनती है। फिर से वही बात है कि जर्मन्स और इंडियंस कोई ख़ास फ्रेंड नहीं थे, अगर दुश्मन नहीं थे तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे, ये सारी बातें अब सामने यहाँ पे आती हैं, जिसकी वजह से जर्मनी के साथ जो पार्टनरशिप है वो आपको बिल्कुल ठप होती हुई यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही ये जापान से हेल्प यहाँ पे लेते हुए नज़र आएंगे। जिसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो आज हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 21 अक्टूबर का,
ये वाला डे यहाँ पे आता हुआ दिखता है, और काफ़ी सिस्टमेटिकली चीज़ें चलेंगी, और यहाँ पे एक लीडरशिप होगी नेताजी बोस के अंडर, इसलिए चीज़ें बेटर ऑर्गेनाइज होंगी। हालांकि ब्रिटिश एम्पायर बहुत पावरफुल था, उनको आर्म्ड तरीके से हराना इंडिया में घुस के ये उतना आसान यहाँ पे काम नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जापान के साथ क्यों हाथ मिलाया, क्यों जापान उस टाइम पे बहुत एक्टिव लग रहा था स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में लड़ाई भीषण हो चुकी थी, ठीक है। दिसंबर 1941 के बाद क्या होता है, ठीक है, जापान का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमने पहली बात की थी, पर्ल हार्बर पे अटैक कर देता है जापान। पर्ल हार्बर जो कि हवाई लैंड्स का एक छोटा सा आइलैंड है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि यूएस को कोई बहुत नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी खासा नुकसान, मतलब अगर आप मिलिट्री हार्डवेयर की बात करो तो वहाँ पे यूएस का होता है। यूएस की पावर वहाँ से कम नहीं हुई, लेकिन जापान को यहाँ लगा कि इतना भयंकर अटैक करेंगे कि यूएस हमसे पंगा नहीं लेगा, लेकिन वो जानते नहीं थे कि यूएस के पास एटम बॉम्ब्स तो थे ही थे, लेकिन अदरवाइज़ भी उनकी पावर ताकत खासी थी, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर वो थे। तो ये बचकाना हरकत पर्ल हार्बर वाली जापानीज़ ने की, ठीक है। उनके पास एक बहुत बड़ा जहाज़ था जापानीज़ के पास, यमाटो नाम का, ठीक है। यमाटो की हेल्प से बहुत आराम आराम से वो इस हार्बर पे गए। उनका मेन मकसद था कि जितने एयरक्राफ्ट करियर्स हैं जो अपने पास 2 या 3 हैं अब, ठीक है, एयरक्राफ्ट करियर्स उनको डिस्ट्रॉय करना। लेकिन इनकी किस्मत ख़राब होती है, एयरक्राफ्ट करियर्स उस टाइम पे पर्ल हार्बर में थे ही नहीं। तो अटैक करने के बाद भी जापानीज़ बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे कि भाई कि जो हम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। इसके बाद जापान काफ़ी एक्टिवली साउथ ईस्ट एशिया में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, और यूएस अब इनके पीछे बढ़ जाता है, क्योंकि डायरेक्टली यूएस को पोक कर देते हैं, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती थी। आप जापान का ढीठपना इस चीज़ से भी देख सकते हैं कि 2 एटम बॉम्ब्स गिरने के बाद भी ये सोचा जा रहा था कि अभी सरेंडर करना है या नहीं करना है। वहाँ पे भी जब 6 की काउंसिल में डिसीजन मेकिंग हो रही थी तो 3-3 में टाई हुआ था, जिसमें एम्परर ने फाइनली कहा कि हम गिव अप करते हैं, अदरवाइज़ और नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यू कैन सी द स्टबरनेस ऑफ जापान हेयर, कि जापान में भी किस तरीके की दिक्कतें थी, और वो भी हार मानने पे यहाँ पे नहीं आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जब सेकंड फेज़ ऑफ आज़ाद हिंद फौज यहाँ पे स्टार्ट होता है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो बोस की लीडरशिप है ये बहुत ज़्यादा जोश भरती है, ठीक है, एकता ला देती है इंडियंस में जो उस टाइम पे थे, और यहाँ पे सेकुलर और नेशनल फीलिंग सबसे ऊपर रखी गई। यहाँ पे रीजनल फीलिंग्स, जो भी लोकल फीलिंग्स है, लोकल पेट्रियाटिज्म है, रिलीजन है, ये सारी जो फीलिंग्स है जो कि देश से कहीं ना कहीं एंटी नेशनल कहीं कभी कभी साबित होती हैं, इनको दरकिनार करके सेकुलर और नेशनल फीलिंग्स को प्रमोट किया गया। सारे रिलीजन, सारे एथनिसिटीज़ जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, सबको यहाँ पे जगह दी गई और उतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई। ये यूनिटी का सिंबल बन गई आईएनए, अगर हम बात करें, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई। यूनिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का भी सिंबल हम इसको कह सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहीं से समझ में आता है कि सुभाष चंद्र बोस की जो सोच थी वो सारे इंडिया को साथ लेके चलने की थी। रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, ये छोटी छोटी जो लॉयल्टीज़ हैं, इनके पीछे वो कभी नहीं भागते थे। छोटी छोटी, आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट के पीछे ही नेवर वेंट, ठीक है। ये उनकी सबसे बड़ी यहाँ पे अचीवमेंट भी कह सकते हैं, और यही चीज़ हमें आज़ाद हिंद फौज में बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगी। जब उन्होंने फ़ौज बनाई तो इस फ़ौज के पीछे सारे बराबर थे, सारे इंडियन थे, कोई इसमें लोकल या फिर तरह तरह की लॉयल्टीज़ जो दिखती हैं वो यहाँ पे नहीं दिखती थी। तो यू कैन सी हेयर, तरह तरह के यहाँ पे लोग हैं, ठीक है। मुस्लिम्स भी होंगे, पंजाबीज़ भी होंगे, सिख भी होंगे, साउथ इंडियंस भी होंगे, लेडीज़ भी होंगी, जो रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड यहाँ पे बनाई गई थी। तो यहाँ पे एक पूरा मॉडर्न इंडिया का जो एक सेकुलर और एक यूनिटी वाला आउटलुक है, ऑलरेडी यहाँ पे नेताजी तैयार कर रहे थे। तो सिंबॉलिकली देखें तो यहाँ पे यूनिटी ऑलरेडी आपको दिख रही है, जिसकी वजह से जोश और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसकी वजह से इनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है फ्रॉम एवरी क्वार्टर, एवरी पॉलिटिकल पार्टी। मुस्लिम लीग, कांग्रेस बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे विद इन इंडिया फॉर पावर, फॉर अदर थिंग्स, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो वो यहाँ पे सपोर्ट करने आ जाते हैं। वो अलग बात है कि मुस्लिम लीग बहुत ही नैरो माइंडेड पार्टी थी, आज भी है वैसी, और उसने सिर्फ अपने मुस्लिम साथियों को ही सपोर्ट करने का सोचा। उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ मुस्लिम नेशनलिज्म ही था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर होंगी, लेकिन इनके अंदर की यूनिटी डेफिनेटली देश के लिए एक यहाँ पे इंस्पिरेशन का काम करेगी, जो कि आज भी कर रही है।
ठीक है। अब यहाँ पे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जितने भी लीडर्स हैं, मौलाना आज़ाद, ठीक है, इनके साथ भेदभाव थे नेताजी बोस के, वो इनकी सोच से उतने सहमत नहीं थे, ठीक है। देवर लाइक के हमें अलग रास्ता इख्तियार करना चाहिए भारत को आज़ाद करने का, लेकिन उनके मन में इज़्ज़त इतनी ज़्यादा थी इनके लिए कि जो ब्रिगेड्स बनाई वो गांधी, आज़ाद, नेहरू के नाम पे बनाई, ठीक है। तो डैट शोज द म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द लीडर्स जिनकी सोच नहीं भी मैच करती है। तो ये यहाँ पे ये शो करता है कि किस तरीके से ब्रॉड माइंडेडनेस इन्होंने यहाँ पे दिखाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की झांसी, रानी झांसी रेजिमेंट की भी, जहाँ पे कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, लक्ष्मी सहगल जी भी बिल्कुल यहाँ पे दिखती हैं, ठीक है, जो पिछले इमेज में हमने दिखाया ही था, ठीक है, यू कैन सी हर। तो इस तरीके से वेमेन एम्पावरमेंट का भी पॉइंट है, उस चीज़ का भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जा रहा था, ठीक है। अपनी करेंसी, पोस्टेज स्टैम्प, सिंबल, इस तरीके का सिंबल आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं, ठीक है। जन गण मन अधिनायक, ये जो नेशनल एंथम है, इनको भी इन्होंने अडॉप्ट किया। जय हिंद जो सैल्यूटेशन है, ठीक है, इनको भी नेताजी ने अडॉप्ट किया, और जय हिंद प्रोमिनेंटली आज नेताजी की वजह से ही जाना जाता है। तो पूरा एक प्रोग्राम यहाँ पे था आज़ाद इंडिया के लिए। हालांकि चीज़ें उस तरीके से नहीं गई आज़ाद हिंद फौज के लिए, बिकॉज ब्रिटिश पावर भी यहाँ पे कम नहीं थी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इनका मोटो क्या था। डैट वाज इत्तेफाक, एतमाद, कुर्बानी। ये अरबी फारसी के वर्ड्स आपको दिख सकते हैं, तो इनको कोई गुरेज नहीं था इन वर्ड्स को भी यहाँ पे यूज़ करने में। ऑल ही वॉन्टेड वॉज द यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं। तो जो इनका कद था नेताजी बोस का, ये सबसे ज़्यादा बड़े लीडर्स में शुमार होता है, बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइसेस डन बाय हिम, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ही मेड फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस। कितना ट्रैवल किया, कभी जर्मनी जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं, आज़ाद हिंद फौज बना रहे हैं, लड़ाई में आ रहे हैं, जबकि बाकी जो लीडर्स हैं इंडिया में उन्होंने भी एफर्ट्स किए, डेफिनेटली किए, लेकिन इतनी भागदौड़ शायद किसी ने नहीं की होगी। सो डेफिनेटली यू कैन सी हिज एफर्ट्स वर वे मोर देन एनी अदर लीडर, ठीक है, अगर हम इस तरीके से देखें। अब जब ऑपरेशंस की बात है, ठीक है, तो जापानीज़ एम्पायर के साथ मिल के आज़ाद हिंद फौज ईस्टर्न इंडिया वाले पार्ट से आने वाली थी। पहले अंडमान आइलैंड्स, ठीक है, जो कि इन्होंने कंट्रोल किए थे। बाद में मणिपुर, बैटल ऑफ मणिपुर होता है, बैटल ऑफ कोहिमा होता है। कुछ टाइम के लिए, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए मणिपुर कंट्रोल करते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो इंपॉर्टेंट बैटल्स होते हैं, जैसे कि बैटल ऑफ, ये 1944 में होते हैं, इम्फाल, देन कोहिमा, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रोमिनेंटली, वहाँ पे इनको हार मिलती है। जापानीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इच्छुक नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके की, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे फेलियर मिलता है, लेकिन इनका जो एफर्ट था, करेज था, ब्रेवरी था, उसने काफ़ी ज़्यादा पूरे देश को इंस्पायर करने का काम किया। भले ही ये एज सच इमीडिएटली कोई सक्सेस नहीं मिला, लेकिन जो साइको इमोशनल जो सक्सेस होता है, जो इनकी ब्रेवरी ने, इनके एग्जाम्पल ने जो सेट किया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश जो है वो डरने यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट से डेफिनेटली ये अटैक करते हैं जापानीज़ एंड द आज़ाद हिंद फौज, बट ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू द फैक्ट कि जापान की हालत 1942-43 के बाद खस्ता होती जा रही थी, उनके रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इच्छुक नहीं थे कि इंडियंस की हेल्प करें। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ऐसी भी स्टोरीज़ मानी जाती हैं, कुछ जर्नलिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि कुछ जापानीज़ ऑफिसर्स को सज़ा दी गई है क्योंकि उन्होंने इंडियंस को, जो इंडियन यहाँ पे POWs हैं, उनको मारा था। एक जापानीज़ था जिसने 14 इंडियंस को यहाँ पे मारा और कुछ को खाया भी। कैनिबलिज्म के भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिखते हैं। सो यू कैन सी कि उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नीयत हो इंडियंस के प्रति, ऐसा दिखा नहीं है। तो यहाँ पे कैनिबलिज्म जैसी चीज़ें भी दिखी है। ठीक है, तो जर्मनी जापान की बाद में डिफीट हो ही जाती है 1945 में। तो उसके बाद जो भी थोड़ी बहुत भी होप्स थी कि कुछ हो सकता है, कुछ पीछे से और सपोर्ट आ सकता है, समथिंग एल्स कैन हैपन, ब्रिटिश अगर हारती तो डिमोरलाइज हो जाती, बहुत सारे जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन शायद हो सकते थे वो नहीं यहाँ पे होते हैं। तो 1945 के बाद जापान सबसे एंड में ही यहाँ पे सरेंडर करता है। सो व्हाट हैपन्स कि सारे जो यहाँ पे आर्म्ड रेबेलियन के थ्रू आज़ादी पाने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो सारी इशू आती है, डैट इज़ ऑफ INA ट्रायल्स, जो इंडियंस को यहाँ पे कुछ ही टाइम के लिए यूनाइट करने का काम डेफिनेटली करेंगी,
दैट इज़ INA ट्रायल्स, जो कि रेड फोर्ट में होंगे, जो कि शुरुआत में तो लोग कम नोटिस करेंगे, लेकिन जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा तो ये नोटिस में चीज़ें ज़्यादा आती जाएंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनको नोटिस करेंगे और उनको पूरे देश से सपोर्ट मिलता हुआ आपको नज़र आएगा, जिसकी वजह से नेशनल हीरोज़ भी बनेंगे और जो कि बनने भी चाहिए, और बाद में नेशनलिज्म और भी ज़्यादा इससे बढ़ता हुआ दिखेगा, इंडियंस का जोश और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, और उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी भी यहाँ पर रिवोल्ट करेगी। ये सारी प्रॉब्लम्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे प्रोमिनेंट यहाँ पे केस आता है, डैट इज़ ऑफ 3 INA सोल्जर्स, जिनमें से एक हिंदू होते हैं, एक सिख होते हैं, एक यहाँ पे मुस्लिम होते हैं, PK सहगल होते हैं, ठीक है, गुरदयाल सिंह ढिल्लों होते हैं, एंड देन शाहनवाज़ खान होते हैं। तो यहाँ पे एक तो रिलीजियस यूनिटी भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, और ऊपर से इनका काफ़ी हाई प्रोफाइल केस बन जाता है जब इनके ट्रायल्स यहाँ पे होते हैं और इनको कोर्ट मार्शल भी यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, शुरुआत में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डेफिनेटली चाहती थी कि देशद्रोह था, ब्रिटिश एम्पायर के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली सेडिशन वाले चार्जेस उन पे लगे, देशद्रोह वाले। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, व्हाट हैपन्स, इतना ज़्यादा नेशन का प्रेशर आता है कि सेडिशन और ये सारी चीज़ें होने के बाद भी, ब्रिटिश के फेवर के होने के बाद भी 1945-46 में काफ़ियों को रिलीज़ कर दिया जाता है। हालांकि कुछ को आर्मी से निकाल दिया जाएगा, बट उनको डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इतना प्रेशर पड़ता है यहाँ पे नेशन का, ये चीज़ यहाँ पे याद रखने की बात है। तो ये INA ट्रायल्स जो होते हैं रेड फोर्ट पे, तो ये कुछ टाइम के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इंडियंस को यूनाइट करते हैं। हालांकि ये थोड़े टाइम के लिए यूनिटी होती है, ठीक है, लेकिन ये देश को यूनाइट करने का काम कुछ टाइम के लिए ज़रूर करते हैं। ठीक है, और वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग, ये जो जुर्म इनका माना गया था, बड़ा ही एक सीरियस जुर्म हम कह सकते हैं कि पूरे कंट्री या फिर राजा, क्योंकि उस टाइम पे, आज भी अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ब्रिटेन, ठीक है, हालांकि वो डेफिनेटली एक सेरेमोनियल चीज़ है। तो उनके खिलाफ जो बगावत हुई तो बहुत सीरियस ये ऑफेंस था अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, तो INA ट्रूप्स इवेंचुअली बहुत ज़्यादा कैप्चर हो रहे थे। इन तीनों की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस तरीके से पब्लिक ट्रायल होता है और बहुत ज़्यादा इनको रिकग्निशन मिलती है। और अब ये सारी जो चीज़ें होती हैं, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पीछे क्यों रहेंगी, वो भी यहाँ पे कूदना शुरू कर देती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, चाहे मुस्लिम लीग है, चाहे और पार्टीज़ हैं, वो अपने हाई प्रोफाइल लॉयर्स की डिफेंस कमिटीज़ यहाँ पे बनाएंगी। ठीक है, सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डिफेंस कमिटीज़ यहाँ पे बनेंगी, जिसकी वजह से इनको डिफेंड करने का काम किया जाएगा कि इनको सज़ा मत दो, ठीक है, और डेथ सेंटेंस वगैरह कुछ भी इनको नहीं मिलना चाहिए। सो उनको डिफेंड करने के लिए प्रोमिनेंट जो लॉयर्स हैं, लीगल डिफेंस यहाँ पे तैयार किया जाता है इनको बचाने के लिए। अभी नेशनलिज्म की बात भी हो जाती है, और इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है और इवन मुस्लिम लीग भी यहाँ पे आती है, ये भी चीज़ याद रखनी है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। मुस्लिम लीग, ठीक है, तो वो अपने मुस्लिम्स को यहाँ पे डिफेंड करने का काम करेगी, और जो यहाँ पे INA है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो सबको डिफेंड करने का यहाँ पे काम करेगी। जिसमें अगर इनके डिफेंस कमेटी की बात की जाए तो प्रोमिनेंट यहाँ पे लॉयर्स आते हैं, ठीक है, बड़े प्रोमिनेंट लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे कि भूला भाई देसाई, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, एट्सेट्रा। ठीक है, तो और भी इसमें लॉयर्स होते हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट लॉयर्स होते हैं, जो कि इनको डिफेंड करने का काम करते हैं। अब अगर इनके इम्पैक्ट की बात करें, INA का इम्पैक्ट यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे समझ में आ जाता है कि अगर सोल्जर्स ने बगावत शुरू कर दी, फिर किसके दम पे ब्रिटिश रूल करेंगे। अब यहाँ पे सोल्जर्स भी अगर नेशनल सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, तो फिर कैसे आगे रूल किया जाएगा। इसके बाद तो रॉयल इंडियन नेवी भी रिवोल्ट करेगी। सो ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स, अब जो बहुत तगड़ा फ्रेम बनाया हुआ था, बहुत तगड़ी फाउंडेशन थी ब्रिटिश की, वो अब ढहनी भी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये शो कर देती है कि इंडियंस अब आज़ादी चाहेंगे, और जो जोश था आज़ादी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है इन चीज़ों की वजह से। इट ऑल्सो शोड के डिस्पाइट हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसके बाद भी देशवासी काफ़ी हद तक सॉलिडारिटी दिखाते हुए दिख रहे थे। हालांकि वो जो सॉलिडारिटी होगी बाद में दंगों में बदल जाएगी और काफ़ी प्रॉब्लम होगी, और ईजिली आज़ादी नहीं मिलेगी, बहुत चोटों के बाद मिलेगी। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट एंड एवरीथिंग अबाउट द INA। अगले वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे, जहाँ पे डिफरेंट एनालिसिस में यहाँ पे करेंगे। तब तक आप लाइक करिए,
पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।